अभी हमारे सामने कोमल गोरा, पुत्री श्री झाबर जी गोरा भिलुंडा से हैं और कोमल ने नीट 2023 की एग्ज़ाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करके अभी आगे की पढ़ाई एक बहुत ही अच्छी मेडिकल कॉलेज में करने जा रही हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से कक्षा 5 में इन्होंने एडमिशन लिया सनराइज स्कूल में और 12वीं क्लास तक की पढ़ाई इन्होंने सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से ही की है। एक शुरुआत में कोमल एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रही। हिंदी मीडियम में पढ़ाई अपनी शुरुआत हिंदी मीडियम से करी और 5th क्लास में आकर के इन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। सबसे पहले कोमल को और कोमल के पूरे परिवार को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी हम कोमल से जानना चाहेंगे कि इनकी पढ़ाई का राज क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी कि इन्होंने 666 मार्क्स 720 में से पहले ही अटेम्प्ट में लेकर के इन्होंने सफलता हासिल करी है और अच्छी रैंक हासिल करी है। तो कोमल अपने बारे में बताएं, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, अपने परिवार के और टीचर्स के सपोर्ट के बारे में बताएं आप इस सफलता के लिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। और मेरा नाम कोमल गोरा है। मैं 5th स्टैंडर्ड से ही सनराइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हूँ। जब मैं 4th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम में थी तो 5th स्टैंडर्ड में मेरे को यहाँ इंग्लिश मीडियम में डाला गया था। स्टार्टिंग के 10 दिन तो मैं खूब रोई थी, है ना, कि ये जो रूम है इधर हमारे स्कूल का यहाँ पे, उस रूम में मेरे को आज भी याद है मैं चाचू के सामने बहुत रोती थी कि मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं रहना स्कूल में, मेरे को अपने उसी स्कूल में वापस ला दो। पर जब तक मैं 12th में आई तो ये कंडीशन रह गई थी कि अब स्कूल से निकालने का रोना था कि यार अब स्कूल छूटने वाली है, 12th आ गई, स्कूल छूटने वाली है। तो मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे को ऐसे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी इंग्लिश में। इवन कि एक बार हमारे मैथ्स के टीचर ने मैं बोला था कि टेबल सुनो, तो मैंने मैम को ये बोल दिया था मैम टेबल तो ये रेस में सुनाना क्या है, ये पढ़िए ना टेबल। तो मैम ने बोला पहाड़े होते हैं टेबल में। क्या? अच्छा पहाड़े होते हैं। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि इंग्लिश में क्या कैसे होता है। फिर 6th 7th स्टैंडर्ड तक ऐसे एक नॉर्मल था कि हाँ कुछ समझ में आने लग गया। तो पहले मैं ए सेक्शन में थी, फिर चाचू ने बोला कि ए सेक्शन तो चलो ठीक है, उसमें तो कोई भी बच्चा ऐसे कर सकता है। तो मेरे 7th में शायद फर्स्ट रैंक आई थी ए सेक्शन में। तेरे को बी सेक्शन में डालते हैं, अगर तेरे में है वो पावर तो बी सेक्शन में रैंक ला के दिखा। मैंने बोला चलो ठीक है आप चैलेंज दे रहे हो तो बी में ले आते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हमें तो अपना काम टाइम पे करना होता है। फिर रैंक का क्या है, फर्स्ट आ सकती है, सेकंड आ सकती है, अगर हम अपना टाइम पे काम करें ना सर तो मतलब सब कुछ सही होता है। तो मैंने फिर 7th 8th में शायद मेरे बी सेक्शन में आ गई थी मैं। फिर मेरे वो बी सेक्शन में ही फ्रेंड्स बन गए थे, वहाँ पे भी मैंने रैंक लाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर 10th हो गई। 10th होने के बाद में जब मैं चाचू से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला क्या लिखी तू, तो मैंने ये बोला था कि मैं तो मैथ्स पढ़ूंगी, बायो तो बस की बात नहीं है, शायद नहीं होगा। तो चाचू ने मेरे को समझाया था कि तू बायो ले, हम चाहते हैं कि तू डॉक्टर बने। तो मैं क्या ठीक है भाई हमें तो पढ़ना है बायो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बायो पढ़ सकती हूँ और आपकी इच्छा है कि मैं बायो लूँ तो देखो फर्स्ट मेरे लिए हमेशा ही फैमिली रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे चाहे वो फ्रेंड्स हो जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा मेरे लिए फैमिली रही है। तो मैंने बायो ली थी। फिर हमारे उस टाइम लॉकडाउन आ गया था तो चाचू ने बोला था मैं तेरे को NCERT करा दूँगा बायो की, तो फिजियो के चैप्टर्स कंप्लीट कर देना। मैंने लॉकडाउन होने से पहले पूरी 11th की फिजियो के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए थे और उनके शॉर्ट नोट्स बुक के साइड में लिख दिए थे। तो फिर जब हमारे स्कूल स्टार्ट हुई थी तो सभी बच्चों की बुक्स एकदम नहीं थी और मेरी तो वो घिसी-पिटी हो गई थी क्योंकि मैंने तो पूरी फिजियो तो कंप्लीट कर दिया था। बाकी बच्चों को लगता था कि आपने इस बुक को स्पॉइल कर दिया। हाँ, तो मम्मी भी ऐसे बोलती थी कि इसमें काले की जगह तेरे नीले अक्षर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इतनी गंदी बुक कौन करता है, तो बड़ी हो गई है। तो फिर एक दिन मैंने चाचू को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है, तो चाचू ने बोला ये जैसे करिए ना इसको करने दिया, अभी बच्ची है इसको पता है क्या करना है। तो फिर जब मैं स्कूल में आई थी तो सभी ने ऐसे देखा था बुक्स को, यार तूने तो इतना पढ़ लिया। क्या बस पढ़ा नहीं, अभी तो रीड किया है। तो उस रीडिंग का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि जब टीचर बायो पढ़ाता था ना तो मुझे उससे पहले पता रहता था कि हाँ अब ये ऐसा कुछ होगा। और 11th 12th में मैंने मतलब
फिजिक्स तो ज़्यादा नहीं, पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक्स को ऐसे मतलब पूरा ब्लैक की जगह ब्लू कर दिया था। वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायो हो, पूरी को ब्लू। कितने घंटे पढ़ते थे आप ऐसे ऐसे? घंटों का तो सर 4 घंटे लास्ट मान लो आप। जैसे इस क्लास में तो मेरी हरकतें ऐसे मतलब बच्चों की तरह ही थी। मैं बैक बेंचर रही हुई हूँ पूरे साल, मतलब पीछे वाली बेंच पे मैं बैठती थी और मतलब जितना टीचर पढ़ाता था उतने पे मैं कंसंट्रेट करती थी। इवन मैं अपने नोट्स भी रफ नोटबुक में बनाती थी क्लास के टाइम पर। मेरे बैग में सिर्फ रफ नोटबुक, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश की बुक रहती थी। सारे नोट्स मेरी रफ नोटबुक डिवाइडेड थी कि यहाँ बायो का पोर्शन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और यहाँ इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन का। तो वो नोट्स मैं सिर्फ रफ नोटबुक में करती थी। फिर घर पे जाते मेरा फर्स्ट ये था कि वो सारे नोट्स में रफ नोटबुक से फेयर में नोट आउट करूँ। फिर मेरी एनसीईआरटी को पढ़ूँ। मतलब एनसीईआरटी चाचू ने बोला था कि तेरे को अगर कुछ करना है तो बस 11th-12th की एनसीईआरटी घोट के पी ले, बस वही मैंने किया। और तो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा आपके फादर तो विदेश में रहते हैं। हाँ। आप बार बार चाचू का नाम चाचू के लिए बोल रही हैं, ये कौन है चाचू जो आपकी इतनी बड़ी प्रेरणा रहे हैं? ये चाचू जो सनराइज स्कूल में पहले पढ़ाते थे, विकास जी गोरा है, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। मतलब उनसे बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे को जैसे जैसे गाइड करते हैं मैं वैसे ही करती रहती थी। अब उन्होंने बोल दिया कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो शाम के टाइम तक मैं वो चैप्टर कंप्लीट कर लेती। अब मेरे को पता था कि चाचू को टाइम मिलता नहीं है, वो ना ही तो मेरे से पूछेंगे। 1 महीने 2 महीने तक वो नहीं पूछते थे कि जो मैंने तेरे को काम दिया था वो तूने किया कि नहीं किया। फिर भी मेरे ये था कि बस चाचू ने बोल दिया ना कि ये करना है तो बस मतलब करना है। आपने पूरी ऑनेस्टी के साथ में हाँ, अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ किया। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे एक दिन में कोई एक टीचर एब्सेंट हो गए तो बच्चे घर जाकर के यही बात करते हैं कि आज एक हमारा फिजिक्स की क्लास नहीं हुई या आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास हुई। कभी ये बात नहीं करते कि आज हमारी 7 क्लास ये हुई हैं, जिन मतलब एक उनसे हमें ये सीखा है। कई ऐसे बच्चे होते हैं क्या? हाँ, ऐसे बच्चे बहुत होते हैं। जैसे कि 7-8 क्लासेस में अगर एक भी क्लास वैकेंट आ गई ना तो घर पे जाके ऐसे ही करते हैं कि हाँ आज तो एक क्लास वैकेंट थी, उसका तो क्या ही काम है। पर वो नहीं होना चाहिए। वो ऐसे होना चाहिए कि आज एक क्लास वैकेंट थी तो कल जो सर पढ़ाएंगे वो मैं आज पढ़ लेता हूँ, क्या पता उससे कल फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे में क्या करती थी कि अगर वैकेंट क्लास पे आ जाए तो जो क्लासेस हमारी हुई थी या तो उनमें कुछ एडअप कर देती पढ़ने के लिए, या फिर नेक्स्ट क्लास जो सर की आती थी उसमें से मैं कुछ पढ़ लेती। क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो उसे ये तो पता रहता ही है कि आज अगर सर ने ये टॉपिक करवाया है तो नेक्स्ट टॉपिक तो ये होगा, या इससे रिलेटेड कुछ होगा, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप जैसे मैंने सुना है कि आप छुट्टी के दिन भी स्कूल आ जाया करती थी कभी? हाँ, छुट्टी के दिन भी मैं आती थी चाचू के साथ कभी कि वो भी घर पे नहीं रहते थे और मेरा घर पे ज़्यादा मन भी नहीं लगता था। ऐसे कि अब मैं क्या करूँ, मम्मी वगैरह अपना काम करते रहते थे, मेरा भाई छोटा वो खेलने चला जाता था तो मैं कभी कभी तो उनके साथ खेल लेती थी। फिर मैं सोचती कि अब मैं क्या करूँ, तो कभी कभी मैं स्कूल आ जाया करती थी। मैं आपके घर गया था एक दिन, तो आप खेत में काम कर रही थी, तो आपको खेत में काम करना आता है? हाँ, मेरे को घर के सारे काम करने आते हैं। कब समय मिलता है आपको खेत में काम करने के समय लिए? तो सभी और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल खेत, उनको पता भी नहीं होता कि मेरा खेत कहाँ पर है, हाँ, है कौन सा मेरा खेत, ये बहुत से पता नहीं। बच्चों को नहीं पता होता। जैसे मैं जब हॉस्टल में गई थी ना तो अभी 12th के बाद में तो हमारी मतलब ऐसे कभी बातें होती थी तो हॉस्टल में तो दूर दूर के बच्चे रहते हैं, तो मैं उनसे पूछा करती थी तुम क्या क्या काम करते हो, तो लड़कियां बस चाय बनानी आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी 2 कप आते हैं क्योंकि मम्मी पापा 2 कप चाय के, तीसरा कप बता दे तो हमें तो नहीं आता। पर हमारे को नहीं है, मेरे को घर का पूरा काम करना आता है, वो खेत का हो, घर का हो, चाय बनाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, सारा काम। जहाँ तक टाइम की बात है तो सर टाइम तो मैनेज करके चलना पड़ता ही है। जैसे अब हम जैसे पढ़ते थे ना, मैं जब 11th-12th में घर पे पढ़ती थी तो मैं जाते ही खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करती थी और बाद में थोड़ी पढ़ती थी। बाद में बाहर निकलती मेरा हमेशा का रूटीन था कि पूरे घर वालों के लिए चाय बनाना, उनको सर्व करना, फिर गिलास उठाना और उनको साफ़ करना। ये तो हमेशा का था, चाहे कुछ भी हो जाए तो करना ही था। और एडिशनल वर्क कभी मतलब जैसे खेत में काम करने की नौबत आती है फसल के टाइम पे, तो उस टाइम में भी मैं मम्मी की हेल्प करवाती थी। उसके बाद में रात को मैं वापस पढ़ती थी। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी उतनी ही आपकी दक्षता है जितनी पढ़ाई में है। ये काफ़ी आजकल जो आज की जनरेशन है उसमें काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो आपको इसके लिए तो मतलब आप एक प्रेरणा हैं बाकी लोगों के लिए। जैसे आपने
अपनी स्कूलिंग करी। स्कूलिंग करने के बाद में आपने 1 साल फर्स्ट अटेम्प्ट किया, यानी 7-8 महीने आपने पढ़ाई करी, 11 महीने पढ़ाई करी आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ाई करी तो उसका कितना रोल है, और 12th तक आपने जो पढ़ाई करी उसका आपकी सफलता में कितना रोल है? इंग्लिश मीडियम का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जब हम कोचिंग में थे तो उस टाइम पे ये था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसे ही कॉर्नर में से किया जाता है। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों ऐसे हैं कि वो ऐसे हमेशा, मेरे साथ एक हिंदी मीडियम की लड़की थी तो वो ऐसे बोलती थी कि यार मैं भी इंग्लिश मीडियम में होती ना तो सही रहता, क्योंकि हमारे बैच में अभी भी टीचर्स ये बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से कुछ सीखो, तुम हिंदी मीडियम वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। पर मैं उसे ये मोटिवेट हमेशा करती रहती थी कि अरे यार छोड़ना है, मीडियम क्या होता है, तुझे वही पढ़ना है, मुझे वही पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, तुझे हिंदी में पढ़ना है, बस तू जितना तेरे को पढ़ाया जाए उतना किया कर। ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, पर आसपास के जो लोग हैं ना वो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा कॉर्नर में रखते हैं, इसकी वजह से बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा सबसे डिप्रेशन बड़ा जो कारण मुझे लगता है कि कंटेंट की अवेलेबिलिटी जो है, हाँ उसका कंटेंट भी भी बताया जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी नीट में एनसीईआरटी होती है तो बायो की एनसीईआरटी में हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इवन इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ 2 एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है 11th और 12th की, और हिंदी मीडियम वालों को 4 पढ़नी पड़ती है, 2 हिंदी की पढ़ो, 2 इंग्लिश की पढ़ो, तो उनके लिए वो एक बहुत बड़ा रोज है। बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ा इशू अभी चल रहा है कि बच्चे जो कोचिंग्स में हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से हर 1-2 दिन बाद में हमें सुनने को मिलता है कि किसी न किसी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया, है ना, उन्होंने मतलब अपने जीवन को खत्म करने का प्रयास कर लिया। क्या कारण है इसके पीछे? बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है, या उनके ऊपर सफल होने का प्रेशर है, या सिलेबस इतना ज़्यादा है कि वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते, या फिर उनका बैकग्राउंड उस लेवल का नहीं होता, बच्चों को अननेसेसरी या उनकी काबिलियत को बिना जाने। कई बार क्या होता है कि बच्चा जाना चाहता है कि मैं नहीं है, उस बच्चे की मानसिकता या बच्चे का विचार जाने बिना उनको कोचिंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। तो क्या ये कारण है? क्या क्या कारण आपके? सर रोल तो इस डिप्रेशन में रोल तो हर चीज़ का रहता है, बैकग्राउंड का भी रहता है, फैमिली प्रेशर का भी रहता है, बच्चे के खुद के माइंडसेट का भी रहता है। जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो जब वो मतलब जैसे नीट हम लेने जा रहे हैं तो हमें पहले से ही पता है कि 11th-12th का सिलेबस आएगा। जब बच्चा खुद कैपेबल ही नहीं है, उसे ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग उसे ये नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगले ने जब खुद से डिसाइड कर लिया है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, 96-98 के आसपास चैप्टर्स है नीट में, तो जब मेरे से इतना सारा होगा ही नहीं तो आई डोंट थिंक कि उसे वो ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ फैमिलीज़ का भी प्रेशर होता है। आई थिंक मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ फैमिलीज़ का प्रेशर हो सकता है, क्योंकि 1-2 महीने अपने हॉस्टल में देखो, जब हम बाहर निकले थे सीकर में, इन 11 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, खास करके लोगों के साथ कैसे रहना है, किसकी कैसी विचारधारा है। तो हॉस्टल में ये सुनने को मिलता था कि फैमिलीज़ का बहुत प्रेशर रहता है। जैसे हमारे हर 7 दिन से माइनर होते थे, तो माइनर का रिजल्ट आते ही सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन करने लग जाते थे, तेरे ये रैंक डाउन कैसे गई, इसमें नंबर नहीं है, इसमें नंबर कैसे आए, इतने क्यों आए। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो बोलते हैं हाँ बढ़िया है ज़्यादा है, पर कम आने पे ये कोई नहीं बोलता कि कोई बात नहीं कम आ गए तो अगली बार से तो ध्यान रखना। ये बहुत कम पेरेंट्स की साइड से आता है। पर मेरे तो ऐसा था कि मेरे को कभी नंबर्स के लिए कॉल आया ही नहीं था घर से, मैं खुद ही कॉल करती थी घर पे। मम्मी को मैंने बता रखा था कि मैं खुद से फ़ोन कर दूँगी, क्योंकि घर वालों से फ़ोन आता है ना तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता रहता नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं खुद से फ़ोन करती थी, तो मम्मी ये पूछती थी खाना खा लिया, सो लिया, पढ़ लिया, ध्यान रखना, तबीयत खराब नहीं है क्या। इससे ज़्यादा मैं ना तो मम्मी से बात करती ना मम्मी मेरे से बात करती कि नंबर कैसे क्या है। वो रिज़ल्ट जाता था, हर पापा हमेशा चेक करते थे, और पापा मेरे को हर संडे को फ़ोन करके ये बोलते थे तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले, बस तू पढ़। अगर माइनर में नंबर कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगले में आ जाएंगे, स्ट्रेस मत लिया कर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर दिया कर। बस ये है, फैमिली प्रेशर हो सकता है और बच्चे का खुद का माइंडसेट होता है सबसे ज़्यादा बड़ी बात। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? माय फादर। योर फादर इज योर स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है? वीकनेस तो कुछ नहीं है सर। कोई वीकनेस नहीं। बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने बाकी स्टूडेंट्स को जो अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं
उनको पढ़ाई से संबंधित कोई आप अपने मतलब उनको गाइड करना चाहती हैं तो क्या गाइड करेंगे, क्या बताएंगे उनके लिए, क्या संदेश आप? गाइडेंस मेरा स्टार्टिंग से बस इतना ही है कि आप एक दिन डिसाइड कर लो कि मेरे को ये काम करना है, तो रात को उस काम को करके ही सो, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उस काम को करके सो, ताकि आपको इतनी अच्छी रिलैक्स की नींद आए ना, जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बस हमेशा अपने काम को टाइम पे करना, ये मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ भी रही है कि मैं अपने काम को हमेशा टाइम पे करके सोती थी। 11:30-12 बजे के आसपास में सो जाती थी कोचिंग के टाइम पे। मतलब आज जितना क्लास में पढ़ाया, 6 घंटे की क्लास होती, मैं उसको घर पे आके मतलब हॉस्टल में आके हमेशा उसको 4-5 घंटे में समअप कर देती थी कि हाँ क्लास में आज इतना करवाया है। और जहाँ तक पढ़ने की बात है तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पढ़ें तो उस वक्त एक तो हमें लिख के पढ़ना चाहिए। पढ़ते वक्त पेन, रफ नोटबुक हमारे साथ होनी चाहिए, चाहे बायो पढ़ो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश कुछ भी पढ़ो। और हमें अपनी लैंग्वेज में बोल के पढ़ना चाहिए। जैसे मैं पढ़ती थी ना इंग्लिश की एनसीईआरटी, तो मैं मारवाड़ी में पढ़ती थी उसको। जैसे एक सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ लिया, हाँ अच्छा इनको वो मतलब है, ऐसे करके मैं पढ़ती थी। वो मेरे को ऐसे मतलब इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता था ना कि वो फिर भूला नहीं जाता था। आप क्लास में सवाल बहुत पूछती थी कि कहाँ से आते थे आपके सवाल, और क्या बच्चों को सवाल क्लास में टीचर से पूछने चाहिए? हाँ बिल्कुल पूछने चाहिए, विदाउट एनी डाउट। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि सर इस क्या होता है, तो बस खड़े होकर पूछ दो इस क्या होता है। अगला खड़ा है तो आपको ज़रूर बताएगा कि इस क्या होता है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको आता नहीं है, और अगर आपने नहीं पूछा ना तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि आपने पूछा नहीं है। इसलिए सवाल तो मैं कोचिंग टाइम में भी बहुत पूछती थी। यहाँ पे तो हमारी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं, पर कोचिंग में मैंने जब फर्स्ट डे गई थी ना, तो मैं से इतना डर गई थी। ओ भाई 200 बच्चे एक क्लास में, ऐसे मतलब 1-2 दिन तो समझ में नहीं आएगी क्या कैसे कुछ बोलना है, फिर धीरे धीरे वो एक्वायर हो जाता है एनवायरनमेंट। तो मैं कोचिंग में भी अपने बच्चों के सामने खड़ी होकर सर से क्वेश्चंस पूछ लेती थी। और एक डाउट काउंटर पे जाना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट आया हो, सिली डाउट भी आया हो, तो वो जाके पूछ लेना चाहिए। हाँ, तो कोई भी आपके दिमाग में विचार आया है तो विचार कहीं न कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कोई तो उसकी रिलेवेंस है। इसलिए जो भी आपके दिमाग में विचार है वो आपको पूछना चाहिए क्लास के। और अगर टाइम नहीं मिले तो ऐसे कि एक नोटबुक में लिख लीजिए और बाद में जिस समय टाइम मिले उस समय पूछ लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि अब ये भी हो सकता है जिस वक्त हमें डाउट आया उस वक्त टीचर कुछ मतलब फ्लो में पढ़ा रहा हो, तो उस चीज़ को भी हम एक बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि फिर फ्लो टूटने के बाद में ना तो बच्चों को उतना मज़ा आता है, ना फिर टीचर वो फ्लो वापस बिठा सकता है। तो एक बार लिख लेती थी मैं ऐसे मतलब कि हाँ ऐसा कुछ होगा, और बाद में टीचर का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में पूछती थी सर ये ऐसे कैसे हो गया, आपने तो ये बताया था, ये तो ऐसे है। तो आपके हिसाब से सफलता के कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप छोटे छोटे काम करके भी अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ सर, हमेशा बस एक अपना आज का काम कंप्लीट कीजिए, कल का कीजिए, परसों का कीजिए, हमेशा का काम कंप्लीट कीजिए। अगर आप हमेशा का काम कंप्लीट करेंगे ना, तो वो एक रूटीन बन जाएगा बच्चे की लाइफ में। कि जब ऐसे भी होता था कि कभी 1-2 बार मैं हॉस्टल टाइम में बीमार हुई थी, तो उस वक्त मेरा मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं रहता था। तो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं करती थी, पर जितना 6 घंटे में हमें क्लास में पढ़ाया जाता था उतना मैं हमेशा करती थी, वरना मेरे को नींद नहीं आती थी। ऐसे कभी 2 बजे उठ जाती, कभी 3 बजे उठ जाती, जब काम कंप्लीट करके नहीं सोती थी तब की बात। मैंने सुना आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। जैसे कि मैं डिसाइड कर लेती ना कि हाँ ये करना है तो करना ही है। हॉस्टल में बहुत सारी गर्ल्स रहती थी, तो वो ऐसे बोलती थी चल कॉफ़ी पीने चलते हैं, जूस पीने चलते हैं। मैं क्या नहीं, अपना फिजिक्स का मॉड्यूल करना है तो करना, उसके बाद आना तो आओ, वरना मैं अकेली चली जाऊँगी। बस ये था। एक अगर बच्चा किसी को ना बोलना सीख जाए ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और 4-5 बच्चे आ जाते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, वो चल खेलने चलते हैं, चल यार खेलने चलते हैं, तो वो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि बुक्स को किया बंद, चला नहीं। पर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में आ जाऊँगा। तो उसने वहाँ पे मना कर दिया। मतलब आपने अपने समय के अनुसार उस चीज़ को डिसाइड करके कि भाई मेरे पास समय है तो उस समय में जाऊँगा, मेरे पास समय है तो मैं खेलने आ जाऊँगा, अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो खेलना, अकेला खेलूँगा। ऐसे होता है कि बस एक तो ना करना सीखो, टाइम पे काम कंप्लीट करो और खुद खुश रहो, बस खुद से प्यार करो। ये था अपना। बहुत अच्छी बातें बताई कोमल आपने।
और मुझे भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का सौभाग्य मिला कि आप यहाँ बैठ कर के छोटी छोटी बातों पे सब चीज़ें बता रही हैं, ताकि मैं भी कुछ सीखूं और बच्चों को भी ये बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से, आपको, पूरे परिवार को, आपके गुरुजनों को, सबको बहुत बहुत बधाई सफलता के लिए। और आगे भी आप इसी तरह अपने आप के लिए इंस्पिरेशन बने, दूसरे बच्चों को इंस्पायर करें, दूसरे आपकी जो पीछे आने वाली जनरेशन है उसको भी इंस्पायर करें। और जो भी फील्ड आपने चूज़ किया है, आपने मेडिकल का फील्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस फील्ड में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक बदलाव, जहाँ पर भी कोमल रहेगी वहाँ पे एक बदलाव देखने को मिलेगा। ये हमें उम्मीद है, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।